बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम एवरीवन। जो आज की किताब है ये मैं बड़े अरसे से इस किताब को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था एंड हम आज डिस्कस करने चाह रहे हैं आइंस्टाइन की बायोग्राफ़ी जो वाल्टर आइजकसन ने लिखी है। और देयर आर मैनी। आज हमारे साथ अहमद कादिर साहब हैं और अहमद कादिर और मैं मिलके आपके साथ ये किताब डिस्कस करेंगे। और देयर आर मैनी रीजंस यू नो आई हैव बीन प्लानिंग टू डिस्कस दिस बुक। सो नॉट जस्ट के जो है वो साइंटिफिक डिस्कवरीज जो आइंस्टाइन की किसी ना किसी तरह हम सारे सुनते रहते हैं। एक तो ये वाली बात है। सेकंड उसमें लेकिन हम जो लोग नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड से होते हैं जिनका फिज़िक्स बैकग्राउंड नहीं है उनको अक्सर ये आइंस्टाइन का काम या फिज़िक्स की इसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो समझने में भी थोड़ी मुश्किल पेश आती है। तो ये जो किताब है वाल्टर आइजकसन ने, एक तो बहुत अच्छा स्टोरी टेलर है, उसकी लाइफ को बहुत अच्छा कवर किया है। दूसरा वो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जो नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड वालों को समझना बड़े मुश्किल होते हैं वो बड़े आसान तरीके से उसने समझाने की कोशिश की हुई है। तो तीसरी रीज़न जो इस किताब को डिस्कस करने की है वो जो है वो लाइफ ऑफ आइंस्टाइन है, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी ह्यूमिलिटी और उसकी जो है वो जो इनोसेंस है वो शायद इतनी डिस्कस नहीं होती जितनी इस किताब में डिस्कस हुई है। लास्ट बात इस किताब में ये है जो मैं आपसे पहले सबसे बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम अक्सर जो आइंस्टाइन की ज़िंदगी थी वो फुल ऑफ प्रॉब्लम्स थी, फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ थी और बहुत मसाइल थे उसकी पर्सनल ज़िंदगी में। इन सब कुछ के बावजूद ही अचीव्ड सो मच। और हम अक्सर लोग कंस्ट्रेंट्स से डर जाते हैं और हम समझते हैं जो कंस्ट्रेंट्स हम फेस कर रहे हैं शायद किसी और को ना हों। लेकिन अगर आप आइंस्टाइन की ज़िंदगी की कंस्ट्रेंट्स, उसकी लाइफ के बारे में देखें तो यू विल फाइंड आउट कि उसने किस किस्म के मसाइल का सामना रहा उसको सारी ज़िंदगी और उन मसाइल के साथ उसने कितना बड़ा कंट्रीब्यूट किया। तो दिस इज़ अ ग्रेट लेसन फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान कि आप कितने टफ एनवायरनमेंट में रहते हुए यू कैन कंट्रीब्यूट सो मच। तो लेट्स स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन। और वाल्टर आइजकसन के बारे में जो है वो आप सब जानते हैं कि वो एक जर्नलिज्म बैकग्राउंड से है, लेकिन लेटली ही हैज़ बीन राइटिंग यू नो वेरी गुड बायोग्राफीज़। कुछ हमने डिस्कस भी की पहले भी यहाँ पे और आगे भी चल के उसका कुछ काम आता जाएगा। फेमस वंस जो है उसकी आइंस्टाइन की और स्टीव जॉब्स की बायोग्राफीज़ हैं और भी उसने काफ़ी लिखी हैं। बट ही इज़ एन अमेजिंग राइटर। बहुत सारा स्टोरी टेलिंग के ऊपर मवाद मिलता है उसको पढ़ के। तो दैट्स द बैकग्राउंड ऑफ द बुक। सो लेट्स स्टार्ट कन्वर्सेशन अहमद। सो जो सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ, चूँकि मैंने पहले भी कहा हमारा एक फोकस होता है यूथ को एजुकेट करना या वो पहलू जो उसकी लाइफ के हमसे छुपे हुए हैं उनके ऊपर बात करना। तो उसका जो चाइल्डहुड है उसके बारे में बात से स्टार्ट करते हैं। तो क्रोनोलॉजिकली हम एंड तक चलेंगे चूँकि किताब में भी उसी तरह उसकी बायोग्राफी जिस तरह से ट्रेडिशनली होती हैं उसी तरह से लिखी हुई है, उसके बचपन से लेके उसकी डेथ तक का जो सारा सफ़र है। तो लेट्स स्टार्ट विद हिज चाइल्डहुड। कैसा था बचपन से ही? बड़ा वो सेलिब्रिटी था, जीनियस था और कैसा बचपन था उसका, उसकी फैमिली कैसे थी? तो उस पर थोड़ी सी बात करें। थैंक यू नवीद। आई थिंक शुरू करने से पहले मैं अमेरिका में था 99-2000 में। तो सुपरमार्केट में जब आप होते हैं तो आपको कई बार कोई एक मैगजीन मिल जाता है और ये टाइम की मिलेनियम एडिशन थी विच दिस इज फर्स्ट इशू ऑफ 21st सेंचुरी एंड लास्ट इशू ऑफ द 20th सेंचुरी। And the editor of Time magazine at that time coincidentally happened to be Walter Isaacson. And इसमें वो 3-4 चैप्टर हैं जिसमें स्टीवन हॉकिंग्स ने भी इसकी रिलेटिविटी के ऊपर डिफाइन किया है। तो ये मैं जब ये किताब की डिस्कशन हुई तो ये मैंने अपनी शेल्फ से निकाल के ये मैं पढ़ने लग गया। तो फिर मैं शुक्र कर रहा था कि मैंने फेंक नहीं दिया या मेरी वाइफ ने फेंक नहीं दिया। सो दिस आजकल मेरे घर में ये बड़े इश्यूज होते हैं to what should be discarded and what should be retained. So I'm really happy to have this and iski I think photocopies bana ke I will share with you and take this forward. I think एक जो बड़ी की बात है नवीद ने स्टीव जॉब्स का भी जिक्र किया एंड आइंस्टाइन का भी जिक्र किया एंड थोड़े से अगर आप माइंड ना करें तो मैं थोड़े से पैरेलल्स भी छोड़ दूंगा। चाइल्डहुड आई थिंक आइंस्टाइन हैड अनलाइक स्टीव ही वाज नॉट अडॉप्टेड, he had a single sister, but बचपन से उसके अंदर एक स्पिरिट ऑफ नॉन कन्फॉर्मिटी की जो बात होती है ना कि मैंने जब तक मैं खुद नहीं प्रूव करता ना कोई चीज़ अपने लिए तो मैं इसमें यकीन नहीं करूँगा। एंड वो जो एक इनेट क्यूरियोसिटी और दिस इनेट सेंस ऑफ नॉट लिसनिंग टू पीपल्स आइडियाज़ विदाउट
डिस्कवरिंग कि इनकी वैलिडिटी कितनी है, ट्रूथ कितना है ना, ये बचपन की इसकी एक हैबिट थी। अच्छा, फिर एक और जो क्वालिटी थी जो टिल हिज एडल्ट लाइफ जो इसको बहुत सक्सेसफुली सी थ्रू करती रही, कि इसकी इसकी इमेजिनेशन बहुत, आई थिंक अगर हम लेट्स से वी टिक एट स्पीड्स ऑफ 50 to 60 हर्ट्ज, he was probably at 500 to 600 hertz. He lived in the realm of his imagination. और इसका बचपन जो था ना इसी चीज़ में गुजरा। एक ज़माने में बीमार था, इसके फादर ने इसे एक कंपस का गिफ्ट दे दिया, तो ही वॉज उसी को देखता रहा कि ये सुई हिल कैसे रही है, व्हाट कॉजेज दिस थिंग टू टर्न। तो वो जो ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म, वो सारी चीज़ें जितना वो उस टाइम से उसकी उसके ज़हन में। बचपन में दो चीज़ें बड़ी, ये जो आपने कंपस का जिक्र किया है, जो साइंटिफिक उसकी क्यूरियोसिटी स्टार्ट हुई, एक वो कंपस वाले गिफ्ट से हुई। सेकंड, उसका एक अंकल था Yes. जो उसको बुक्स गिफ्ट करता था। तो वाई आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि हमारे अराउंड बच्चे, हमारे अपने औरों के, हमारे जो है फैमिलीज में, तो हाउ वी कैन इंस्पायर आवर चिल्ड्रन कि आप गिफ्ट क्या दे रहे हो, कंपस दे रहे हो, आप गिफ्ट क्या दे रहे हो, आप बुक्स दे रहे हो। तो आई थिंक दैट वाज ट्रांसफॉर्मेटिव इन हिज लाइफ। ये बहुत आपने अहम बात की है नवीद। आजकल जो, अगर मेरा एक बेटा है और मैं अगर चाहता हूँ कि अगर वो कोई चीज़ मेरे से सीख ले, वो किताबों का शौक़ उसे आ जाए, क्योंकि मेरा बचपन जो है ना सिवाय म्यूज़िक के और किताबों के किसी और चीज़ में नहीं गुजरा। मैं अभी भी टीवी मैं नहीं देख सकता हूँ, बट आई दिस इज़ नॉट अबाउट मी, बट दिस समथिंग व्हेन यू गेट इन्वॉल्व्ड इन अ बुक, आपकी लाइफ में आपको पता भी नहीं होगा लेकिन क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी आ रही होती हैं ना, और फिर आप खुद भी सोचने लगते हैं, फिर आप पैरेलल्स भी ड्रॉ करते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी, एंड द ह्यूमन ब्रेन इज़ अ वेरी इमेजिनेटिव ऑर्गन। यू नो, सारी प्रोग्रेस जो हमारी हुई है इज़ बिकॉज ऑफ समबडीज इमेजिनेशन, वेदर इट इज़ आइंस्टाइन, वेदर इसके 2 साल बाद, 1 साल बाद जो किताब, 5 साल बाद जो किताब निकली थी ऑन स्टीव जॉब्स, दैट इन इटसेल्फ आइजैक्सन टॉक्स अबाउट के बंदे ने क्या क्या चीज़ें बैठ के अपने गिराज में सोचनी। सो वो था, एक कंपस की बात थी। और इसका जो एक शौक था, विच टिल हिज डाइंग डे वाज हिज लव ऑफ द वायलिन, विच वाज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज मदर। सो यू सी, दोनों एक ऐसी हॉबीज बन गई उसकी, जो उसकी इमेजिनेशन ट्रिगर हुई कि म्यूजिक का भी शौक हो गया। एंड दैट इन इटसेल्फ इज सच अ शौक जो आप लाइफ टाइम तक जाते रहेंगे ना, यू विल नेवर गेट टायर्ड ऑफ इट। And the compass that was given to him by his father, so his imagination really thrived from there. And I think Naveed, if one lesson that our education system अगर impart कर सके ना, curiosity, I think ये क्यूरियोसिटी भी। दूसरा, आगे चल के हम बात करेंगे, सारी लाइफ वो जिस बात का कायल रहा और उसकी अपनी डिस्कवरीज जो रही, वो हमेशा एक बात कहता था, वो कहता था इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। कि वो कहता था असल चीज़ इमेजिनेशन है, मेकिंग सेंस ऑफ थिंग्स अराउंड यू। तो नॉलेज जो है वो कहता है दिस इज इंफॉर्मेशन। अगर आप इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे, तो वो कहता था इमेजिनेशन ज्यादा पावरफुल है, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। और दूसरी, एक चाइल्डहुड में उसका जो स्कूलिंग थी, उस चाइल्डहुड के दौरान ही वाजंट अ वेरी, उसको स्कूल के जो टीचर्स हैं वो कोई बहुत जीनियस नहीं उसे समझते थे। ही वाज अ स्लो किड, जो लर्निंग में, पढ़ने में नॉन कन्फॉर्मिस्ट, जैसे बच्चे रटा लगा के आ जाते थे, ही वाज अनेबल टू डू रटा। तो मतलब एक स्टेज के ऊपर उसके जो टीचर थे, दे टॉक टू देयर पेरेंट्स कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर चाइल्ड, जो है ना, तो ये जो है बात समझता नहीं है। बट ही वाज ऑलवेज लॉस्ट हिज ओन थॉट्स, हिज ओन इमेजिनेशन, हिज ओन एक्सपेरिमेंट्स टू डिस्कवर थिंग्स अराउंड। तो मेरे ख्याल में दिस इज ऑल्सो अ लेसन हमारे एजुकेशन सिस्टम में, कि हम कैसे सब बच्चों को जो है ना वो एक जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक जज करना चाहते हैं, कि सब रटा लगाएं, सब के नंबर पूरे आएँ और सब जो हैं वो बड़ी ज़्यादा एक जैसे होंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो अ लेसन फ्रॉम हिज लाइफ। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो उसका जो फेज़ आता है लाइफ का, वो आता है उसके जो है वो कॉलेज एजुकेशन का, कि जब वो टेक्निकल कॉलेज जाता है और वहाँ पे जाके उसकी जो रिबिलियस नेचर है वो ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। उस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालें, फिर मैं भी उस पर बात करता हूँ। अच्छा, तो ये इसका रेबल होने का तो एक था, बट आई थिंक क्योंकि थोड़ी सी ज़रा इसके साथ परसिक्यूशन और बुलिंग भी हो रही थी। हाँ, तो एक आई थिंक एक लिमिट होती है कि आप कब तक किसी की बात सुनेंगे और कितनी आपकी जब वो एक टॉलरेंस होती है ना, तो देन यू, सम पीपल रिएक्ट फिजिकली, सम पीपल पुट अप मेंटल बैरियर्स।
आजकल तो साइकोलॉजी में बड़ी बड़ी टर्म्स होंगी, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर या क्या क्या, लेकिन आई थिंक कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम सर्वाइवल मैकेनिज्म कहते हैं, कोपिंग मैकेनिज्म कहते हैं। तो उसका ये था कि उसकी इमेजिनेशन वैसी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन टू कोप विद द प्रेशर्स ऑफ सोसाइटी दैट ही वाज फेसिंग, ही बिकेम मोर इनबिल्ट। और फिर ऑब्वियसली आप इतना कंटेन नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ फटनी होती है। तो देन हिज रिबेलियन केम आउट। सो 15 की उम्र में हिज फादर वाज एन एंटरप्रेन्योर, आई थिंक कोई बिजनेस बैंकरप्ट होगी, तो जर्मनी से या ऑस्ट्रिया से दे हैड टू गो टू इटली। ही डिसाइडेड नॉट टू गो, वो उधर ही रुक गया। यानी कि 15 की एज में एट दैट टाइम अ चाइल्ड जिसके सोशल स्किल्स थोड़े से आई थिंक क्वेश्चनेबल थे, डेवलप होने थे, इट वाज अ प्रीटी बिग रिस्क इनके बंदे ने अपने आप को अपनी फैमिली से जुदा करके ही स्टेड देयर। सो ही लेफ्ट जर्मनी। अपनी सिटीजनशिप उसने 1896 में रिनाउंस कर दी, क्योंकि उसे सेंस हो रही थी कि जर्मनी जो है ना बहुत एक मिलिट्रिस्टिक माइंडसेट की तरफ जा रहा था, एंड ही वाज ऑलवेज अंटिल टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ लेट्स से हिटलर, ही वाज वेरी मच अ पैसिफिस्ट। तो उसको थोड़ा सा ये सेंस होने लग गया कि जर्मनी इज़ नाउ हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी डिस्टर्बिंग डायरेक्शन। तो एक उसने फिर वो जर्मनी भी छोड़ना था, वेंट ऑफ टू ऑस्ट्रिया एंड देन टू फिनिश स्कूल। और स्कूल में ये था कि मशहूर था कि ही वुड स्किप क्लासेस, उसे कोई चीज़ इंटरेस्ट नहीं करती थी। जो चीज़ उसे इंटरेस्ट करती थी ना उसमें होता था, और जो चीज़ उसे नहीं पसंद थी ना, एब्सोल्युटली नो वे he was engaged in that. So rebellion against parents, rebellion against the academic system from a very young age. सो उसमें वो जो है ना, वो क्लास में जो ये बयान करता है कि जब क्लास में पर्टिकुलरली फिज़िक्स का टीचर जो है वो बैठ के प्रॉब्लम और इक्वेशंस के ज़रिए सॉल्व कर रहा होता था, और वो अपने डेस्क के ऊपर बैठ के तो इमेजिनेशन कर रहा होता था कि उसका जो थॉट एक्सपेरिमेंट की आदत थी वो बड़ी उसकी अर्ली लाइफ से स्टार्ट हो गई हुई थी। तो इतना वो सोशल नहीं था। तो जो लोग सोशल नहीं होते, हम उनको भी बच्चों को बड़ा पुश करते हैं कि आप सोशल ज़्यादा होएं। तो ही कुड डू दिस थॉट एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वाजंट एज मच सोशल, कि वो अपनी ही सोच में गुम था और वो उसमें गुम करके एक्सपेरिमेंट कर रहा होता था। कई दफ़ा उसको टीचर ने जो है वो क्लास से बाहर निकलने का कहा, और एक दफ़ा तो बल्कि टीचर ने जो है वो काफ़ी सारी इक्वेशन सॉल्व कर ली, और उसका ख्याल था कि ये खोया हुआ है अपनी उसमें। तो उसने इसको बुलाया और उसने जाके उसकी सारी गलतियां निकाल दी बोर्ड के ऊपर। और वो जो पॉलीटेक्निक कॉलेज था उसमें लिहाजा उसके जो टीचर्स हैं वो कोई आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, बिकॉज ही वुड बी दैट रिबिलियन जो है ना चाइल्ड होएगा, जो सोचता भी था और जो करता भी था। और वो जो फेस था उसका उसको बाद में खमियाजा भुगतना पड़ा उसको। लाइफ के अगले जो उसने 15-20 साल जो खमियाजा भुगता, वो अपनी वो 10 को साल वो उस कॉलेज लाइफ की रिबिलियन के नतीजे में था। तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में अब आते हैं थोड़ा सा कि जब वो कॉलेज से ग्रेजुएट कर गया, पॉलीटेक्निक कॉलेज थे इटली में जो सिस्टम था, उसके बाद जो है वो मोस्ट ऑफ जो उसके जो क्लास फेलोज थे सबको टीचिंग जॉब्स मिल गई। ठीक है, लेकिन अब स्टोरी उसकी स्टार्ट होती है, तो उस पर ज़रा थोड़ी सी आपकी उसकी जॉब स्ट्रगल पे रोशनी डालें, और उसकी थोड़ी लव लाइफ पे भी रोशनी डालें ज़रा। दोनों चीज़ें कॉलेज से स्टार्ट होती हैं। ये मैं अपने नोट से पढ़ रहा हूँ कि आइंस्टाइन एलियनेटेड सो मेनी प्रोफेसर्स दैट ही वाज अनेबल टू अर्न अ डॉक्टरेट, मच लेस लैंड एन एकेडमिक जॉब। यानी कि डिग्री का भी खतरा हो गया, जॉब तो आगे की बात होती है। सो ही had trouble finding a job after graduating, but eventually became an assistant professor, और फिर patent office में the famous patent office job in 1902 to 1909 उधर उसे जगह मिल गई। और उसे वो जॉब इसलिए पसंद थी कि he had more time to daydream और imagine things। तो ये फिर he had left Germany and 1909 में जब यूनिवर्सिटी ऑफ ज़्यूरिख में उसको फिर जॉब मिली, एंड देन ही वेंट बैक टू द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। सो इट टुक अ बिट ऑफ अ टाइम, अपने क्लास फेलो से काफ़ी पीछे था, लेकिन जब स्टार्ट हुआ तो पैटेंट ऑफिस में गया और उसे टाइम मिल गया, एंड देन ही स्टार्टेड थिंकिंग, एंड 3 साल पैटेंट ऑफिस में गुजार गए। 1905 वाज द वेरी वेरी प्रोडक्टिव the most important year. So in my notes I say 4 revolutionary papers in 4 months. So his first paper was on quantum theory of light. अब साइंस में हम आई थिंक नहीं चाहेंगे, क्योंकि साइंस में मैं हमेशा बहुत बुरा रहा हूँ, तो I'll ask Naveed and I'll ask Umair to also help out.
एंड द सेकंड थिंग थैंक्स टू वाज माय टीचर्स ऑफ साइंस, मैं भी कोई इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन बाद में जब मैंने किताबें साइंस की पढ़ी हैं तो मुझे बाद में लाइफ में समझ आई है, बाद में यस उस वक्त नहीं आई मुझे साइंस की समझ। आई थिंक दैट्स द आयरनी ऑफ लाइफ कि जिस टाइम आपने पढ़ना होता है ना आपको नहीं हाँ। आती, बट लाइफ इवेंचुअली ब्रिंग्स यू बैक टू ये जो है ना इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग जो मेरे लिए ना बहुत बड़ी इसकी जो इंस्पिरेशन है इसकी लाइफ से, वो इसकी जॉब स्ट्रगल थी। कि जॉब स्ट्रगल में ये था कि ये जब ग्रेजुएट कर गया तो इसके जो है वो सारे दोस्तों को जॉब मिल गई। ही अप्लाइड एवरीवेयर इन यूरोप, यस ठीक है, ही कुडंट गेट इवन अ चांस फॉर इंटरव्यू। और उसने इतनी और बहुत परेशान होता था इस बात के ऊपर। उतना टाइम वो उसने अपने बाप की जो बिजनेस था उसका इंजीनियरिंग का उसमें थोड़ा टाइम लगाता था, बट इट ऑल्सो हेल्प हिम कि एज कम्पेयर टू अदर थ्योरेटिकल फिजिस्ट उसको ना ऑन ग्राउंड केबल्स का, वायर्स का, कनेक्शंस का, उसको ये चीज़ें समझ आ गई वहाँ से। लेकिन वो इतना परेशान होता था अपनी जॉब के लिए कि ही वॉज डिसअपॉइंटेड सो मच कि उसके बाप से जो है उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। और एक दफ़ा जो है इसने एक फिज़िक्स के प्रोफेसर को ख़त लिखा, जॉब अप्लाई किया और वहाँ से भी जवाब ना आया। तो आइंस्टाइन के फादर ने उस प्रोफेसर को ख़त लिखा। उसने उस प्रोफेसर को ख़त लिखा कि मैं आई एम फादर ऑफ आइंस्टाइन और मेरे बेटे ने जॉब आपके पास अप्लाई की हुई है। ऑल आई वांट, मेरे बेटे को नहीं पता मैं ख़त लिख रहा हूँ, ऑल आई वांट टू रिक्वेस्ट यू कि आप उसको इंटरव्यू के लिए बुला लें, ठीक है, और आप उसको इंटरव्यू के लिए बुला लें ताकि जो है ना उसका वो जिस डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रहा है उससे वो बच जाए, ठीक है। 2 लेटर लिखे उसके बाप ने एंड दैट प्रोफेसर डिडंट रिप्लाई, ठीक है। और जो है इतना उसके लिए जो है ना, अच्छा बाद में ही फिगर्ड आउट एक चीज़ उसको, एंड ही वाज अ वेरी सिंपल इनोसेंट पर्सन, वो इतना नाइव या कनिंग नहीं था कि उसको चीज़ों की समझ होती। वो कर क्या रहा था, वो कर ये रहा था कि जो जॉब अप्लाई करता था वह रेफरेंस अपने उस फिजिक्स प्रोफेसर के लिखता था जिसको उसने अनाय किया हुआ था। तो ही फिगर्ड आउट एट अ वेरी लेट स्टेज कि जो मैं गड़बड़ कर रहा था वो ये कर रहा था मैं। बट एनी हो, आप किस्मत देखें और अल्लाह ताला के वो काम देखें, क्योंकि वो खुद भी बड़ा रिलीजियस था तो इसलिए मैं अल्लाह ताला साइंस में लेके आ रहा हूँ। तो वो ये था कि जब बाद में वो नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुआ, उस प्रोफेसर ने उसको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया जिसने उस वक्त उसे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया था। तो मतलब जो है वो उसकी लाइफ में, तो दिस वाज सच अ स्ट्रगल। ये जो पेटेंट वाली उसको जॉब मिली थी वो उसका एक दोस्त था, उसके दोस्त का फादर जो है उसके कोई कनेक्शंस थे वहाँ पे, तो ही गॉट दैट जॉब ड्यू टू हिज फ्रेंड्स फादर्स कनेक्शंस। और 3rd क्लास पेटेंट की जॉब थी कि जिसमें बैठ के 3rd क्लास क्लर्क था वो वहाँ पे, और उसने वो जॉब की और वहाँ से उसका जो है वो सफ़र स्टार्ट होता है। और उस सफ़र में जो है जो सबसे अच्छी इन्होंने बात की कि उसको पढ़ने का मौका मिला। अच्छा वहाँ पर देयर इज़ अनदर फैसिनेशन फॉर मी इन हिज लाइफ, जिससे मैंने लर्न बहुत किया कि जो हम लर्निंग को कहते हैं ना, लर्निंग सिर्फ फॉर्मल क्लासरूम से नहीं आती, लर्निंग का बड़ा ताल्लुक जो है वो इनफॉर्मल लर्निंग के साथ है। तो आइंस्टाइन जो है वो शाम को उसके 3 दोस्त थे, एक मैथमेटिक्स में बड़ा रिलेटिवली अच्छा था, एक और थे, तो ये 3 शाम को इकट्ठे बैठते थे और वहाँ बैठ के पेपर डिस्कस करते थे और वहाँ की डिस्कशन से उसको आइडियाज़ मिलते थे, उसके मैथ के जो पजल सॉल्व होते थे। और वो जो है उस एकेडमी को उन्होंने एक नाम दे दिया, जो तीनों इकट्ठे बैठते थे तो दे कॉल्ड इट ओलंपियाड एकेडमी। तो जो मेरे लिए फैसिनेशन थी कि हो आप इनफॉर्मल इंटरेक्शन से लर्न कर सकते हैं और आप इसको आगे ले जा सकते हैं। तो ये उसके लिए लाइफ का जो बड़ा फैसिनेटिंग पार्ट मेरे लिए रहा है वो दिस इज़ द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट इन हिज लाइफ। अब हम थोड़ा सा जरा आते हैं, एंड नवी जस्ट टू ऐड समथिंग टू दिस कि ये अपने दोस्तों को लेटर्स बहुत लिखता था। हाँ सो जिसकी जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थी ना, एक्चुअली अब मैं भी उस टाइप का बंदा हूँ, मुझे भी अपने नोट्स लिखने पड़ते हैं तो मुझे चीज़ याद रहती है। बट इमेजिन आप लॉन्ग हैंड लेटर्स लिख रहे हैं, यू सेंडिंग देम आउट, आपकी कितनी क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाती है एंड यू आर रीचिंग आउट टू पीपल। और इसकी एक अच्छी क्वालिटी ये थी कि अगर एडमिट करता था कि मैं गलत हूँ तो ही वुड नॉट आर्ग्यू, ही वुड कंसीड द पॉइंट कि अच्छा ये किसी ने मुझे समझा दिया है, आई अंडरस्टैंड, आई वाज रॉन्ग, दे वर राइट, he would accept that. So he had that, वो जो ह्यूमिलिटी की बात जो नवीद ने की ना वो बहुत ज़रूरी थी इसके कैरेक्टर में। और एक और चीज़ आपकी जो बात सुना था कि यू नो आई थिंक एज पेरेंट्स
a century later we still try to help our kids, so Yeah. we should not we should not criticize those people who pick up the phone and अपने बच्चों के लिए वो करते हैं ना, because I think everybody needs a little push in life. So I think after a century some things have not changed. सही कह रहे हैं। थोड़ा सा इसकी इतनी नहीं जाते, लेकिन थोड़ा जो लोगों को समझ नहीं आती उस पर हल्की सी बात हम करते हैं कि जब हम कहते हैं कि एक न्यूटोनियन वर्ल्ड थी, वी वर लिविंग इन अ न्यूटोनियन वर्ल्ड एंड देन देयर वाज आइंस्टाइन्स वर्ल्ड, ठीक है, तो व्हाट वाज एक्चुअली द मेजर शिफ्ट न्यूटन वर्ल्ड से उसकी तरफ थोड़ा सा हम आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ज़रा उसकी लाइफ के, उसकी फिर हम थोड़ा सा ज़रा उसकी जो है वो शादी के बारे में भी बात करते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी। अगर आप उस पर बात ज़्यादा शौक से करना चाह रहे हैं तो आप उसके बारे में कर लें। बट ये आई थिंक ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि न्यूटन वगैरह, बेंजामिन फ्रैंकलिन, कुछ चीज़ें प्रूव हो सकती थी कि अगर सेब गिरता है या पत्थर गिरता है तो यू सॉ इट, तो यू कुड रिलेट टू इट। इवन a century after Einstein we are still struggling to understand these things, क्योंकि ये इतने आपके माइंड में चीज़ है। और जिस तरह इसके वो लाइट बीम, चेसिंग अ लाइट बीम, ट्रेन्स, वो जो बात हो रही थी वो नवीद विल एक्सप्लेन दोस, बट his theories were so in the realm of his imagination, there was not much physicality to that. तो हमें रिलेट करना जो है ना with his thinking, I think the only visual image we have is कि एक मशरूम क्लाउड बन रहा है, उसके ऊपर वो E=mc² की इक्वेशन, वो आई थिंक एक बड़ा वो, बिफोर मीम्स वर पॉपुलर दिस बिकेम द मोस्ट साइंटिफिक मीम of our times. So that theory exists, that formula exists, but to understand that formula, you know, I think even a century after, हम अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो एक एस्पेक्ट था जो न्यूटन वाली जो उसमें देखते हैं, जस्ट टू एक्सप्लेन इट इन वेरी सिंपल टर्म्स, कि न्यूटन ने जो है वो ग्रेविटी का जो है वो प्रिंसिपल जो है वो एप्पल के गिरने से दिया, एंड न्यूटन एक्सप्लेन देयर इज़ अ ग्रेविटी। लेकिन न्यूटन ने जो है कि ये ग्रेविटी कैसे काम करती है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही रोट इवन कि आई लीव इट टू द रीडर कि वो अंडरस्टैंड करे कि ये ग्रेविटी प्रोड्यूस कैसे होती है। तो जो आइंस्टाइन का सबसे पहला जो काम था वो ये था कि उसने कहा कि जो स्पेस है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ही गेव द एग्जांपल, तो उसने कहा कि ये स्पेस है और इसके अंदर जो है वो एक दरमियान में भारी आइटम रख दी जाती है। तो जस्ट लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रैम्पलिन जिसमें बच्चे जंप कर रहे होते हैं, तो एक ट्रैम्पलिन है, तो एक हैवी वेट आपने बच्चा या आपने कोई चीज़ जो है दरमियान में रख दी है, अब उसके इर्द गिर्द जो है दरमियान में एक होल क्रिएट हो गया है, तो उसने कहा दिस इज सन एक्चुअली। तो द वे ग्रेविटी वर्क्स, इट्स नॉट इट्स अट्रैक्टिंग, इट्स वो जब उस तरह से हो जाती है तो एक होल क्रिएट हो गया है। अब जब कोई एक ऑब्जेक्ट आती है तो वो जब उसको डायरेक्ट लाइन जो उसकी है वो उसका एक्चुअली कर्व बन जाता है, उसका जो है वो सर्कल बन जाता है और उस सर्कल में वो रिवॉल्व करती है और एक दूसरी तीसरी, तो उसने कहा ये रैप हो जाता है, ये जो है ना स्पेस को रैप कर देती है। जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, हर ऑब्जेक्ट जो है अपने मैस के मुताबिक उसको रैप करती है। तो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ बड़ी सिंपल सी चीज़ जो उसको उसने एक्सप्लेन की कि ये अच्छा। उसके बाद ये ग्रेविटेशनल वेव्स वाला जो अभी कुछ साल पहले जो है वो LIGO वाली जो सारी डिस्कवरी और प्रूव हुआ, दैट वाज आल्सो ही डिस्कस, बट एट दैट टाइम इतनी प्रिसीजन नहीं थी कि ये ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर भी किया जा सके। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है, जस्ट अगेन टेक द एग्जांपल ऑफ दैट ट्रैम्पलिन कि अगर उसके ऊपर जंप कर रहे हैं तो उससे एक टाइनी वेव्स क्रिएट हो रही हैं, वो वेव्स को कैप्चर करना जो है और वो भी जो है वो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अभी जो बाद में LIGO की डिस्कवरी हुई उसमें दे कुड एटलीस्ट कर सके। तो इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि आइंस्टाइन जो है वो उसके जो सारी थिंकिंग है वो थॉट एक्सपेरिमेंट होते थे। ही वुड थिंक इन हिज माइंड कि ये क्या हो गया। मसलन एक दफ़ा वो बैठा हुआ था तो एक विंडो वॉशर था जो बाहर विंडो साफ कर रहा था, तो ही इमेजिन्ड फॉर अ व्हाइल कि अगर ये विंडो वॉशर सीढ़ी से नीचे गिर जाए तो व्हाट विल हैपन। तो ही थॉट कि जब वो नीचे आ रहा होगा तो उस वक्त उसका कोई वेट नहीं होएगा, ही विल फील वेटलेस, ठीक है। अच्छा, अब उसने कहा कि ये वेट और ये लिहाजा उसने कहा कि ये क्या हुआ है, तो उसने व्हाट ही सेड एक्चुअली एक स्पीड से आ रहा है, एक सर्टेन एक्सेलरेशन से, तो उसने कहा ये ग्रेविटी और एक्सेलरेशन आर द सेम थिंग, ठीक है। अच्छा, ये अब सिंपल सी बात थी जो उसको एक्सप्लेन किया उसने। अच्छा, उसको बड़े डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करता था। कहता है एक एलिवेटर है,
एलिवेटर में जो है वो एक जो है वो बंदा खड़ा है, जो एलिवेटर में खड़ा नहीं, बिल्कुल उसके फर्श के ऊपर, वो ऊपर से नीचे गिर रहा है और एलिवेटर भी नीचे जा रही है, ठीक है। और उस वक्त वो अपने आप को वेटलेस तस्वर कर रहा होगा, लेकिन सपोज अगर एलिवेटर ऊपर जा रही हो तो उसका वेट जो है वो एग्जर्ट हो रहा होगा। अच्छा, इस किस्म के एक्सपेरिमेंट वो इतने करता था, थॉट एक्सपेरिमेंट, कि लेट्स सपोज यू आर ट्रेवलिंग अलोंग साइड द लाइट एट द स्पीड ऑफ लाइट, नाउ हाउ विल यू सी लाइट। अच्छा, इफ यू आर ट्रेवलिंग अपोजिट टू द लाइट स्पीड एट द स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, ये सारे उसके दिमाग में विजुअल्स बनते थे। अच्छा, तो मैं आज भी लोगों को कहता हूं ये विजुअल कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि आज तो हमारे पास देखें वो टूल्स आ गए हैं कि वी कैन कन्वे थिंग्स विजुअली। उस वक्त कोई टूल नहीं थे, ठीक है, कोई वीडियोस इस तरह की नहीं बन रही थी, कोई ग्राफिक्स नहीं बन रही थी, तो ही वाज ओनली यूजिंग हिज माइंड टू विजुअलाइज थिंग्स। और वो थॉट एक्सपेरिमेंट सारे के सारे उसके जो हैं उस विजुअलाइजेशन का नतीजे थे, जिसके अंदर उसने लाइट की बात की, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर की बात की, और बहुत सारी पजल्स जो हैं वो उसको यकदम ख्यालों में खो जाता था, दोस्तों से बात करते करते रुक जाता था, रुक के उसको कोई ख्याल आ जाता था। अच्छा, ये क्या होता है? दिस इज एक्चुअली, हम समझेंगे यार आइंस्टाइन के बाद में दिमाग को भी स्टडी किया गया, वो भी एक बड़ी स्टोरी है, इसके अंदर भी आई हुई है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हिज फैसिनेशन, हिज क्यूरियोसिटी। जब ह्यूमन माइंड एक चीज पे फोकस हो जाता है तो एवरी वन ऑफ अस यू नो हैज दिस कैपेबिलिटी जो हम यूज नहीं करते। तो आई थिंक दिस इज द ग्रेटेस्ट लेसन कि उन कंस्ट्रेंट्स के बावजूद जो है उसने कैसे जो है वो आगे किया। बिकॉज वेरी इंटरेस्टिंग के बचपन में ना ही वॉज स्लो टू टॉक, तो उसकी ज़रा बोलने का भी ही वॉज 2 years old when he started talking. सो इम्प्रेशन ये था कि ही इज़ प्रॉब्ली नॉट मेंटली डेवलप्ड, सो आई एम श्योर फैमिली के लिए भी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। अच्छा, इस किताब में जो चैप्टर 3 है विच इज़ हिज टाइम इन ज्यूरिख पॉलिटेक्निक, और जो मेरा नोट है उसमें लिखा हुआ है कि ही फ्लंक्ड लैब क्लास। हाँ, बिकॉज लैब क्लास वॉज आपको बैठ के चीज़ें फिजिकली करनी पड़ती थी ना, तो दैट वॉज नॉट हिज स्ट्रेंथ। ही लाइक टू थिंक थिंग्स थ्रू। हाँ, तो वो लैब क्लास में ही वॉज जस्ट स्ट्रगलिंग and very unusual academic profile, and के कुछ चीज़ों में बहुत gifted, लेकिन जब actual physically कोई चीज़ करनी होती थी ना तो he would struggle with that thing. But very interesting, you know, the fact के compass, he was 5 years old I think, कि वो compass की वजह से you know कि what is this. अब आई थिंक अगर मुझे कोई चीज़ 5 साल की मिली होगी व्हेन आई वाज 5 years old, आई प्रॉब्ली ब्रोक इट द नेक्स्ट डे और प्रॉब्ली पुट इट अवे, या क्या इतनी मेरी इमेजिनेशन ट्रिगर नहीं हुई। बट यू कैन जस्ट इमेजिन कि ऑल्दो ही वाज स्लो टू स्पीक, कॉम्पनसेशन जो अल्लाह ने उसको जो एक गिफ्ट दिया था वो टू बी एबल टू कंसेप्चुअलाइज थिंग्स। एंड जब आप स्टीव जॉब्स की भी किताब पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो एक आइजकसन जो जॉब्स के लिए एक टर्म यूज़ करता है ना, इट्स कॉल्ड रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड, कि स्टीव वॉज एबल टू बाय द पावर ऑफ हिज इमेजिनेशन कन्विंस एवरीबडी एल्स कि नहीं ये होना है, एंड देन the reality would catch up to him. So very interesting to see that the parallels between the two people almost a century apart. But नवीद, एक और चीज़ थी कि इस हफ्ते, सॉरी मैंने ये अपने फुटनोट में लिखा है कि 15 सितंबर को एक space.com पे स्टोरी भी आई थी कि scientists have demonstrated that Einstein's theory of general relativity is correct to a remarkable degree of accuracy. I mean just last week. So even today science is catching up to Einstein, and this was a gentleman जो दिमाग में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, he was not an empiricist जो है ना, no technology, no tools, no ability, no desire even to physically or you know mechanically prove something or empirically prove something, but a century later we are still catching up to Einstein. सबसे अच्छी बात जो जॉब्स ने सॉरी आइजकसन ने अपनी किताब में लिखी है ना कि he said that a century after his great triumphs we are still living in Einstein's universe, one defined on the macro scale by his theory of relativity and on the micro scale by quantum mechanics that is proven durable even as it remains disconcerting. So today we are staggered by what this man with uncut hair, with an image of a bumbling sort of carelessness, उसने क्या-क्या चीज़ें लिख दी अपने 4 पेपर्स में in 1905, and then in 1915 when his general theory on relativity came out,
एंड देन क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर जब उसकी सोच गई और उधर फॉर विच द फील्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स दिस इज एट्रीब्यूटेड टू आइंस्टाइन अलॉन्ग विद नील्स बोर. A century later, we are now catching up to these things. So, remarkable legacy of amazing scientific contribution. ये एक इसमें लिखता है तो बड़ा इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको आइंस्टाइन ने सारी उम्र उसके बारे में कहा. whenever he referred to that moment, तो उसने कहा the happiest thought in my life. तो वो जो पहले मैं आपको थॉट एक्सपेरिमेंट बता रहा था, that was the happiest thought in my life. That's what Einstein referred to. इसके बारे में ये लिखता है कि आइंस्टाइन ने कहा, I was sitting in a chair in the patent office at Bern when all of a sudden a thought occurred to me. He recalled, if a person falls freely, he will not feel his own weight. That realization, which startled him, launched him on the arduous 8-year effort. तो जब उसने ये सोच लिया तो 8 साल उसने उस थॉट एक्सपेरिमेंट पे लगाए. 8 years effort to generalize his special theory of relativity and impelled me toward a theory of gravitation. Later he would grandly call it the happiest thought in my life. तो वो एक thought of life के साथ उसने 8 साल engage किया. So that was his commitment towards curiosity. तो एक इसका जो मैं पर्सनल लाइफ का थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब वो पॉलीटेक्निक में पढ़ रहा था तो वहाँ ही डेवलप्ड एफिलिएशन विद अ वुमन who was very good in mathematics. वो physicist भी थी and she wasn't an extraordinary woman in some ways. Many thought that Einstein जो है वो क्यों उसके साथ जो है इतना उसका relationship emerge हो रहा है. But later they got married और वो आइंस्टाइन को उसने काफ़ी सारी हेल्प की. उसमें जो वो काम कर रहा होता था, हर मैथमेटिक्स वाज रियली गुड. तो उसने काफ़ी सारे उसके काम में उसको हेल्प की कंसेप्चुलाइज करने में. सो उनके जो है वो 2 बेटे पैदा हुए उस शादी से और जो है वो बाद में, लेकिन उनमें काफ़ी सारे रिफ्ट्स आ गई, नौबत डिवोर्स तक पहुंच गई, डिवोर्स भी हो गई. वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि शी हैड सम बिहेवियरल इश्यूज जिसकी वजह से आइंस्टाइन से उसका उस तरह से जो है वो, और आइंस्टाइन के अपनी भी जिस तरह की पर्सनालिटी थी ऑब्वियसली वो इतना जो है वो दे कुड नॉट कम अलोंग वेल. और बाद में कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि उसने कहा कि ये जो सारा उसने काम किया हुआ है ये एक्चुअली मैंने करके दिया हुआ है उसको. सो दैट वाज टू मच, शी हेल्प्ड हिम. लेकिन इस कंट्रोवर्सी के ऊपर भी बहुत किताबें लिखी गई हैं कि उसकी बीवी का कितना रोल था उसमें. तो उनकी डिवोर्स का जब टाइम, अच्छा उसका जो बड़ा बेटा है वो रिलेटिवली पढ़ने में बेहतर था, छोटा बेटा जो है उसके सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज थे. तो इवन वो एक मेंटल हेल्थ जो है वो फैसिलिटी के अंदर जो है वो उसको कंस्ट्रेन रखना पड़ता था उसको for 3 decades जो है ना. और वो उसकी लाइफ और आइंस्टाइन को अपने उस बच्चे की इतनी परेशानी होती थी. और फिर जब उनकी डिवोर्स हो गई वो शी वाज नॉट विलिंग टू गेट डिवोर्स जो है, तो आइंस्टाइन ने उसके साथ एक डील की. एट दैट टाइम अभी कुछ पता नहीं था मेरा क्या बनेगा, बट आइंस्टाइन स्ट्रोक अ डील विद हर. उसने कहा कि जब भी मुझे नोबेल प्राइज एक ना एक दिन मिल जाएगा तो उसके जो पैसे होंगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा. तो दे डिड दैट रिटन एग्रीमेंट थ्रू अ म्यूचुअल फ्रेंड. और उस वक्त तक जो है कोई आसार नहीं थे नोबेल प्राइज के, लेकिन ये डील हो गई, जो भी पैसे भेजता था. अब उसके अंदर आइंस्टाइन की जो पर्सनल लाइफ जो हर्ट होता था, उसकी बीवी ने बहुत ज़्यादा उसके बच्चों को आइंस्टाइन के खिलाफ जो है वो बातें बताई हुई थी. एंड वो बहुत परेशान होता था. जब बड़े बेटे से भी मिलता था तो वो भी बातें सुनाता था उसको, छोटे बेटे से मिलने जाता था. दैट वाज हिज पर्सनल लाइफ. लेटर ही मैरिड टू हिज फर्स्ट कजन, एल्सा नाम है मेरे ख्याल में उसका. एंड इट वाज अ वेरी गुड मैरिज इन अ वे कि ही स्पेंट वेरी गुड टाइम विद हर एंड शी टुक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ हिम. एंड तक जो है वो उसकी लाइफ में जो बहुत कुछ उसने कंट्रीब्यूट किया उसमें एल्सा का बहुत बड़ा रोल है. लेकिन वो जो है उसके जब उसको नोबेल प्राइज फिर मिल गया एंड व्हाट ही डिड, उसने वो पैसे सारे जो हैं वो एक अकाउंट में रखे और उस अकाउंट में इंस्ट्रक्शन ये रखी कि हर महीने ये इतने पैसे निकलवा सकती है. तो उसकी वाइफ ने फिर उसके बेटे को कहा कि तुम्हारे डैड ने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ. तो he then explained to him कि देखो मैं अगर ये सारे पैसे वो निकलवा लेने थे और मैंने तुम्हारे लिए ये अच्छा किया हुआ है. So anyhow that was his personal life, lot of troubles. बचपन से एक उसको स्टमक की प्रॉब्लम थी. शुरू से उसका स्टमक जो है ना, स्टमक एक होता था उसको. तो ये सारी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम के साथ वो डिस्कवरीज करता रहा.
तो दूसरा जो फैसिनेटिंग पार्ट है उसकी लाइफ का वो है जब उसने ये सारा स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी पे काम कर लिया, उसने न्यूटोनियन वर्ल्ड चेंज कर दी, लेकिन जो एग्जिस्टिंग गॉड्स थे दे वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट इट कि आइंस्टाइन एक टावरिंग फिगर बन जाएगा। प्लैंक के जो थ्योरी थी, जो बाकी सारे लोग काम कर रहे थे, दे रेजिस्टेड, और उस रेजिस्टेंस का नतीजा था कि फॉर अ लॉन्ग टाइम ही कुड नॉट गेट अ नोबेल प्राइज। और एक स्टेज ऐसी आती है कि उसका काम और वो इतना पॉपुलर हो जाता है कि नोबेल प्राइज कमेटी ये समझती है कि अगर इसको अब नोबेल प्राइज ना दिया तो हमारी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा। तो व्हाट दे डिड एक्चुअली, उन्होंने इसको कहा कि हम स्पेशल रिलेटिविटी पे प्राइज नहीं देते। जो इसने पीएचडी का काम किया हुआ था गैस मॉलिक्यूल्स पे, दो वो इतना उस वक्त सेमिनल नहीं था जितना उसका स्पेशल रिलेटिविटी था, तो उसको जो नोबेल प्राइज दिया गया वो उस पे दिया गया। अभी तक लोग उसके जो एग्जिस्टिंग अथॉरिटीज थी, इसको बड़ा अच्छा जो एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं अक्सर सारे यंग लोगों को कहता हूँ वो पढ़ने के लिए, जो बहुत बड़ा काम है वो थॉमस कून का है। थॉमस कून जो है एक फिलोसफर है और एक फिजिस्ट है। ये जो हम अक्सर लफ्ज़ सुनते हैं ना, पैराडाइम शिफ्ट और पैराडाइम्स, सो दिस केम फ्रॉम हिज वर्क। तो दिस इज द एग्जैक्टली उसने बताया हुआ है साइंस इवॉल्व कैसे होती है, कि एक अनोमलीज आती हैं, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो जो है कि एक स्टेज आती है और भी लोग रेस करते हैं, फिर एक नया पैराडाइम एस्टेब्लिश हो जाता है, फिर वो नया पैराडाइम अपने आप को जो है वो गॉड करता है, और एक स्टेज पे आइंस्टाइन खुद वो पैराडाइम बन गया। yes. और आइंस्टाइन पैराडाइम बना, उसके बारे में थोड़ी सी क्वांटम के बारे में आप बताएं उसकी। बट जस्ट टू दो तीन पॉइंट्स के ऐड कर दें कि ये खातून जो इसकी पहली वाइफ थी, शी वाज द ओनली फीमेल इन द क्लास। सो बिफोर द टू सन्स दे एक्चुअली हैड अ डॉटर, एंड वो डॉटर की एविडेंस आइंस्टाइन ने कभी और एग्जिस्टेंस कभी नहीं एक्नॉलेज की। तो वेदर शी डाइड ऑफ सम चाइल्डहुड डिजीज या क्या, ही नेवर एवर एवर मेंशन्ड हिज डॉटर। And again, here's another parallel with Steve Jobs. When he was 23, he also fathered a daughter. But unlike Einstein, Steve ने अपनी वो जो पहला जो desktop computer था with the mouse, Lisa. जी कह रहे हैं थोड़ा सा ऊंची बोलें, मेरी तरह ऊंची बोलें। Okay. So Steve Jobs का जो पहला जो desktop graphical computer था Lisa, तो he actually acknowledged his daughter by naming his first popular computing product after her. But his टू सन्स, वाकई में एक जो यंगर बेटा था एडवर्ड, तो आइंस्टाइन की बड़ी फेमस टर्म थी, ही कॉल्ड हिम एन इनसॉल्यूबल प्रॉब्लम, क्योंकि वो 3 डेकेड्स उसने खुदकुशी करने की भी कोशिश की, उसको ही वाज वेरी मैल एडजस्टेड। तो इमेजिन स्पेंडिंग 3 डेकेड्स ऑफ योर लाइफ इन अ साइकेट्रिक फैसिलिटी, तो यू नो वो फिर पेरेंट्स के लिए कितनी परेशानी वो होती है। बट इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि डिवोर्स और जब शादी ख़राब होने लगी तो इसने बैठ के एक कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा कि हाउ द रिलेशनशिप विल गो फॉरवर्ड, इन विच ही सेज दैट one bullet point of the contract was you shall expect no intimacy from me. So imagine writing it down कि ये मेरी वाइफ है और ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी ऑफ हाउ वी विल बिहेव। एंड देन वो जो फिर होता है ना कि नी जर्क, यू नो द कॉन्फिडेंस कि जब मुझे प्राइस मिलेगा यू विल हैव द मनी। सो आई थिंक द अमाउंट वाज प्रिंसली एट दैट टाइम $32,000, विच एक अकाउंट में गया और वो फिर इंटरेस्ट इनको वो मिलता रहा। बट द कॉन्फिडेंस, और जो 8 साल की बात थी नवीद, अगर आप मैल्कम ग्लैडवेल की किताब लें द आउटलायर्स, जिसके अंदर वो 10,000 आवर का रूल है, सो सेफ टू से कि आइंस्टाइन ने वो 10,000 आवर्स जो थे ना एक अपने काम में इन्वेस्ट कर दिया। यू नो बाय 8 years of dedicated mental work is probably 10,000 hours plus. So amazing investment of your brain waves into something. So anyway, शादी didn't last very long. Nobel Prize पे बात हुई, he married his cousin. But Einstein की no matter what, he was very passionate about women, but somehow वो longevity of his relationships were not very, वो पक्की नहीं थी. He could not really invest. So एक फेमस, जब ये एल्सा और ये अमेरिका शिफ्ट हो गए, जब इनको यूरोप छोड़ना पड़ गया बिकॉज ऑफ हिटलर्स नाज़िज़म्स राइज, तो किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि यू नो पहली बीवी तो वाकई में बहुत इंटेलेक्चुअली साउंडिंग बोर्ड थी, शी वुड कंट्रीब्यूट, शी वुड डू डिस्कस मैथ विद हिम। किसी ने सेकंड वाइफ से पूछा कि
how is your relationship? कहती है नहीं, the relativity has no effect on my happiness. मैंने ये जाए अपना काम करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, you know, he's fine. रहते भी separate कमरों में थे, and you know, so it was, so when he was in the courting stage, yeah, when he was chasing somebody, he was very passionate, but the minute something happened, then he would withdraw into his own self because he preferred his own company. तो इसमें ना एक बड़ी इम्पोर्टेंट दो इसकी लाइफ के और इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। एक उसका इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है कि उसी के काम की बेसिस के ऊपर क्वांटम फिजिक्स इमर्ज हुई। Yes. और चूंकि उसने रिलेटिविटी अनसर्टेनिटी उसके काम से इमर्ज हुई कि जिसके अंदर, लेकिन बाद में जो है वो खुद कहता है कि जैसे मैंने अथॉरिटीज़ को चैलेंज किया था तो मैं खुद भी अथॉरिटी बन गया। और उसने भी जब वो क्वांटम फिजिक्स आगे एक हद से बढ़ने लगी तो वो ज़्यादा पसंद नहीं करता था। और नील बोर जो है वो उस वक्त लीडिंग फिजिक्स था जो इसी के काम को लेके आगे बढ़ता रहा। वो सारी उम्र इनके आपस में जो डायलॉग हैं वो भी साइंस की दुनिया की बड़ी फैसिनेशन है कि साइंस के अंदर डायलॉग्स कैसे होते हैं, साइंस के अंदर जो है कैसे टॉलरेंस होती है कि एज कंपेयर टू जैसे हम एक दूसरे को जो है ना वो गिरेबान पकड़ने पे आ जाते हैं, तो दिस इज़ नॉट द केस। तो एक बड़ा फेमस डायलॉग है, चूंकि आइंस्टाइन जो है वो थोड़ा सा जो है वो खुदा परस्त भी था और उसको रिलीजन का भी साथ में होता था कि गॉड एग्जिस्ट्स, और वो साइंस में भी किसी ना किसी तरह गॉड को ले आता था और कहता था कि ये जो नेचर के लॉज हैं ये बड़े वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, इसके अंदर अनसर्टेनिटी नहीं है। तो लेकिन क्वांटम फिजिक्स वाज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी और उससे जो अभी चीज़ें निकल रही हैं। तो ये जो है नील बोर जो है उसको इसने कहा कि जो है वो गॉड डज नॉट प्ले विद डाइस। तो नील बोर ने उसको कहा कि डोंट टेल गॉड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो दिस इज वेरी फेमस इन अ वे देयर डायलॉग। तो एक तो क्वांटम वाला डायलॉग है जो आप पढ़ना चाहें वो पढ़ें। दूसरा जो फेमस आइंस्टाइन हुआ बहुत सारी वजहों की वजह से, मीडिया ने उसको बहुत पिक किया, पूरी दुनिया के जर्नलिज्म अखबारों ने। जब वो यूएस पहली दफ़ा गया एंड ही वांटेड टू रेज मनी फॉर इजराइल, सो उस वक्त उन्होंने कन्विंस किया कि ये जो उसने सारा नाटसी देखा हुआ था वायलेंस, और उसके मुताबिक वो ही वाज सॉर्ट ऑफ सिंपैथेटिक टुवर्ड्स न्यू ज्यूइश स्टेट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन बाद में एंड तक लाइफ में उसने इजराइल को कहा कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे, और उसने कहा कि अरब्स के साथ आप वो कर रहे हो जो आपको नाटसी ने आपके साथ किया था। तो ही रियलाइज्ड इट लेटर ऑन एंड ही वाज अ पैसिफिस्ट इन दैट वे। तो पूरा अमेरिका निकल के उसका इस्तकबाल करने आया, किसी को कुछ पता नहीं था फिजिक्स क्या है, रिलेटिविटी क्या है, बट ही हैड दैट फेम कि लोग चाहते थे कि उसको देखें। तो जो दूसरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो उसकी E इज इक्वल टू mc² है। सो जब उसने ये लिख दिया और सारा काम स्टार्ट हो गया तो लोग इस पे काम करना स्टार्ट हो गए कि इससे एटॉमिक एनर्जी बन सकती है। लेकिन उसने हमेशा कहा दिस इज अ फुलिश आइडिया। तो आइंस्टाइन डिडंट रियलाइज कि दिस इज पॉसिबल। तो बड़ी लेटर स्टेज पे जाके जब ये प्रूव हो गया तो देन ही रियलाइज्ड। और वो फिर बड़ी स्टोरी है कि जो आइंस्टाइन जो है उन दिनों इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। मैंने आइंस्टाइन जो है इसमें ना एक बार बार उसके घर का नंबर आता है, उसके घर का नंबर है मुझे अभी तक याद है 112 मर्सर स्ट्रीट, 112 है ना मर्सर स्ट्रीट मेरा ख्याल है। तो मैं प्रिंसटन गया तो आई वांटेड टू विजिट हिज हाउस, तो मैंने 112 मर्सर स्ट्रीट लगाया उसके ऊपर जीपीएस पे। तो चूंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिस घर में ये वहाँ रहता था, तो वहाँ कुछ भी बाहर तो नहीं लिखा हुआ कि आइंस्टाइन का घर है और सारा कुछ है, लेकिन मुझे ना उसका नंबर इधर से याद था बुक से, इस बुक से। तो मैंने जीपीएस पे वो 112 मर्सर स्ट्रीट लगाया और वो मुझे वहाँ पर ले गया उसके घर के सामने। अब मैं देखने लग गया कि उसका घर किधर है, लेकिन वो जो उसका घर था ना किसी भी घर के बाहर बोर्ड नहीं लगा हुआ था, लेकिन सिर्फ उसके घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ था दिस इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो आई रियलाइज कि दिस इज हिज हाउस। तो लोग आते होंगे अंदर घुसने की कोशिश करते होंगे, तो इसलिए दे पुट दैट बोर्ड ऑन इन फ्रंट ऑफ, आई गॉट सेल्फी इन फ्रंट ऑफ हिज होम। और तो वहाँ से अच्छा एनी हो, वो जो है ये वहाँ पर जब रहता था तो इसको शुरू से बड़ा शौक था, ये नेचर को भी बड़ा लवर था, तो रोइंग भी करता था, हट्स में चला जाता था। तो जब ये वो मुझे उसका नाम बोल रहा है, वो जो जर्मन से दूसरा साइंटिस्ट आया हुआ था, तो ये छुट्टियों पे लॉन्ग आइलैंड गया हुआ था। तो वो जब बंदा पहुंचा जर्मन से, जब उन्हें पता चला कि हिटलर जो है ही इज क्लोजर टू मेकिंग एटम बॉम्ब, तो उन्होंने कहा कि लेट्स गो टू आइंस्टाइन
और आइंस्टाइन को कहते हैं कि तुम जाके यूएस प्रेसिडेंट को बात करो तो तुम्हारी बात मानी जाएगी। तो दिस इज अनदर हिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आइंस्टाइन की लाइफ का, वो ये है। तो वो बंदा जब इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी पहुंचा तो उससे पता चला कि आइंस्टाइन छुट्टियां मना रहा है लॉन्ग आइलैंड की हट के ऊपर जो है। तो वो वहां से उठ के वहां चला गया लॉन्ग आइलैंड, वहां हट में गया, ये सोया हुआ था, इसको उठाया उसने और उसको उसने कहा कि दिस इज द सिचुएशन, हिटलर जो है वो एटम बम बनाने के करीब है और अगर जो है हिटलर ने बना दिया तो वर्ल्ड विल बी इन अ वेरी डिफरेंट शेप एंड नाउ यू नीड टू परसुएड द यूएस प्रेसिडेंट कि वो जो है, डजंट मीन कि उसकी को बहुत अच्छी रेपो थी, जो CIA है अमेरिकन इंटेलिजेंस, वो हमेशा उसको जासूस समझा उसने। तो उसने हमेशा एक बंदा आइंस्टाइन पे लगाया हुआ था, जो बाद में फाइल्स रिवील हुई कि जो जासूसी की निकली कि वो उसकी जासूसी करते थे, लेकिन जासूसी ऐसी थी कि वो बिल्कुल ठीक नहीं थी, जैसे आजकल हमारे इंटेलिजेंस होती है ऐसे इंटेलिजेंस थी। तो वो जो है उसको उसने उठाया, उसने कहा कि आपने जाना है और जाके यूएस प्रेसिडेंट को, ही एग्रीड, वो आ गया। नाउ देयर वाज अनदर क्वेश्चन कि यूएस प्रेसिडेंट को अगर हाथ लिखा तो रास्ते में लीक हो गया, जासूसी हो गई, पहुंच नहीं पाएगा। तो दे एग्रीड टू फाइंड समवन, अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट, FDR का, और उसको उन्होंने कहा कि आपने जाके ये लेटर देना है, पर्सनल आइंस्टाइन का लिखा हुआ लेटर कि ये हिटलर इज क्लोजर टू मेकिंग एंड एटम बम कैन बी मेड, और अगर आप ये बना दो तो ये जो है डेटरेंट हो जाएगा और जंग जो है वो बच जाएंगे हम। वो बंदा एक दफ़ा गया FDR के पास, जब वो बात करने लगा तो एक और बंदा गुस्सा आया, वो तो दैट लेटर कुड नॉट बी डिलीवर्ड, वो फिर वापस आ गया, दोबारा फिर वो FDR के पास गया एंड ही फाउंड दैट टाइम कि अकेले में उसको उसने हाथ डिलीवर किया आइंस्टाइन का। तो देन ही थॉट कि आई वुड वांट टू मीट आइंस्टाइन। तो दैट इज़ द फेमस मीटिंग जो आइंस्टाइन की FDR के साथ हुई। तो एक ना आइंस्टाइन का बड़ा इंटरेस्टिंग, ही यूज्ड टू एंजॉय दिस थिंग, कि वो कहता था कि अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट जो है 9th ग्रेडर या 5th ग्रेडर को बता सकते हैं तो देन यू कैन एक्सप्लेन दैट वेल। तो उसकी जो बेटी है, एल्सा की जो बेटी थी, उसको वो बताया करता था, वो उस वक्त छोटी होती थी, कि मैं तुम्हें रिलेटिविटी समझाता हूँ। तो उसको फिर कहता था तुम्हें समझ आ गई है, वो कहती थी हाँ आ गई है, और बड़ा खुश होता था इस बात पे। तो लेटर इन हर लाइफ उस बेटी ने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, सो मैं सिर्फ अपने बाप को खुश करने के लिए कह देती थी। तो अच्छा, इसी तरह वो जिससे भी मिलता था ना तो उसको कोशिश करता था कि मैं बड़े सिंपल लफ्जों में बताना चाह रहा हूँ। तो उसने FDR को भी बताया बड़े सिंपल लफ्जों में। तो FDR से बाद में जो है वो उन्होंने पूछा कि तुम्हें समझ आई थी कोई, उसने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आई जो है ना, लेकिन उसको ये बात समझ आ गई कि एटम बम बन सकता है। उसकी बेसिस पे मैनहट्टन प्रोजेक्ट चलाया गया, लेकिन इंटरेस्टिंगली जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट चलाया गया तो उससे आइंस्टाइन को बिल्कुल डिस्टेंस कर दिया गया, क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस क्लियरेंस नहीं थी, तो उसको हमेशा जासूस समझा जाता था। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो रियली चाहता था कि मैं किसी ना किसी तरह इसमें इन्वॉल्व हूँ, लेकिन वो नहीं होने देते थे। तो कभी कभी ना वहाँ से कोई बंदा आ जाता था, इससे कोई डिस्कस करता था, तो ही यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी कि मेरे से डिस्कस कर रहा है। तो लेकिन एटम बम बाद में बन गया, वो चल गया, तो उसके बाद देन ही रियलाइज्ड कि ये सारा कुछ बड़ा गलत है, और ही वाज इंटरनली अ पैसिफिस्ट। तो उसने बड़ी मूवमेंट्स भी चलाई, बाद में वो उनका हिस्सा भी रहा। तो उसकी लाइफ का ये जो एटम बम के साथ रिलेशनशिप है, दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ हिज स्टोरी। कोई लास्ट बात आप बताएं जो हमने मिस की हो बिफोर टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस। जो आज लंबी हो गई है, असल में ये किताब बहुत थिक है, हम 30 मिनट्स करते हैं यूजुअली, लेकिन मैं ना आई वाज सो ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू डिस्कस दिस बुक, इसलिए मैं बोलता चला गया जो है ना। आप बताएंगे। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि जब ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट और ये सारी चीज़ें हुई और आइंस्टाइन के ऊपर, तो जस्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि देयर वाज FBI ने एडगर हूवर, हु वाज अ मैन ऑफ इंटेंस हेट्रेड फॉर द कैनेडीज, फॉर आइंस्टाइन, वो उसकी पूरी लाइफ, उसके ऊपर भी एक मूवी बनी है। तो ही ऑलवेज थॉट दैट हिटलर वाज, आइंस्टाइन वाज द बिगेस्ट स्पाई प्लांटेड इन अमेरिका। हाँ, तो कोई 14-1500 की पेज की फाइल बन गई उसके ऊपर। एंड क्योंकि आइंस्टाइन इन चीज़ों से गुजर चुका था, इन जर्मनी, नाज़ी परसिक्यूशन एट्सेट्रा, तो उसको तो आदत थी, लेकिन वो फिर भी बचा रहा, वो प्रिंसटन में सरवाइव कर गया। जब ये नागासाकी, हिरोशिमा के बॉम्ब्स हुए वर्ल्ड वॉर 2 में, तो बिफोर दैट पैसिफिज्म इसकी कन्वर्ट होके ही हैड बिकम मोर मिलिटेंट, क्योंकि ही सॉ कि जर्मनी में क्या हो रहा है। उसने बड़ी एक स्टेटमेंट भी कही थी, नवीद, शायद आपको एग्जैक्ट वर्ड्स याद होंगे। ही सेड कि हिटलर जो जूइश साइंटिस्ट के साथ कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है, एंड
they will pay the price later. So it was very forward thinking, you know, कि क्या बात हुई. बट एक उसकी बड़ी अच्छी बात थी कि ही ऑल्दो ही अपोज्ड वर्ल्ड वॉर वन, और इसका एक बड़ा क्रूशल एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड वॉर वन की वजह से ही डिले हो गया, जिसमें वो कर्वेचर ऑफ स्पेस प्रूव होनी थी. वो 1919 में जाके प्रूव हुआ, जिसके बाद 1921 में 22 में ही वाज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज. ही सपोर्टेड वर्ल्ड वॉर टू बिकॉज ही रियलाइज कि जर्मनी में बहुत ज़्यादती हो रही है, फैशिज्म, और अमेरिका में भी मकार्थीइज्म, और वो एक टाइम था कि वो भी शुरू हो गया कि कम्युनिस्ट विचर्ड शुरू हो गई. एंड ही सेड कि ही वाज अनसर्टन कि कौन से वेपन्स वर्ल्ड वॉर 3 में यूज़ होंगे. बट एक चीज़ जिसके बारे में सर्टन था, कहते हैं वर्ल्ड वॉर 4 में सिर्फ पत्थर इस्तेमाल होंगे, क्योंकि इतनी सोसाइटी तबाह हो चुकी होगी बिकॉज ऑफ दिस पावरफुल वेपनरी कि वी विल हैव रिवर्टेड बैक टू द स्टोन एज. सो very interesting के the shift from pacifism to taking a stand for some ideals. और ये एक I think एक चीज़ थी which he was not afraid of, जो आपने भी कहा था ना कि जब people resist new ideas, new thinking, तो he was used to that resistance. I think वो बचपन में he was used to being criticized, he was used to being laughed, he was used to being not accepted. और उसकी एक वो psychological upbringing जो थी ना, वो बड़ी strong हो गई कि लोग तो नेसेयर्स हैं, नहीं अप्रूव करेंगे, नहीं पसंद करेंगे, लेकिन मैं डटा रहा हूँ. तो उसकी जो नो मैटर व्हाट द कॉस्ट टू हिज लाइफ और हिज पर्सनल सिचुएशन, एक चीज़ पे जब डट जाता था तो he would stay committed on that. So he had this very firmness of character which was very very interesting. दो चीज़ें इसमें ना, और इसके जो बहुत सारे पहलू हैं. असल में ना ये किताब इतनी अच्छी लिखी गई है कि पहले भी आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा, लेकिन द वे ही हैज़ एक्सप्लेन्ड सो मैनी फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ. तो एक और बड़ी उसकी लाइफ की स्ट्रगल, जब मैं आपको बता रहा था ना उसने अप्लाई करता था, तो 2-3 जगह पे उसको टीचर के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, वहाँ उसको लेक्चर देने के लिए कहा गया, एंड ही कुड नॉट पास इट. और उसने 2-3 जगह पे जाके लेक्चर दिए और उन्होंने कहा ये अच्छा टीचर कभी नहीं बन सकता. और उसके बारे में जो एक दफ़ा जब वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, तो उसके बारे में वो लिखता है, आइंस्टाइन अंडरस्टूड द कॉन्फ्लिक्ट, नहीं सॉरी. So at the end of 1908, Kleiner traveled from Zurich to Bern to audit one of Einstein's privatization lectures, and as Einstein put it, size up the beast. Alas, it was not a great show. I really did not lecture divinely. Einstein अपने बारे में बता रहे हैं. Einstein lamented to a friend, partly because I was not well prepared, partly because being investigated got on my nerves a bit. तो जो आइंस्टाइन जैसा भी बंदा है, उसको भी जब कोई एग्जामिन कर रहा है तो वो कह रहा है मेरे नर्व्स पे जो है ना वो, तो he was only human. हाँ, he was a Kleiner sat listening with a wrinkled brow, and after the lecture he informed Einstein that his teaching style was not good enough to qualify him for the professorship. Einstein calmly claimed that he considered the job quite unnecessary. तो मतलब आप ये देखें कि एक बंदा इस लेवल पे पहुंचता है और वर्ल्ड इज अनएबल टू रिकॉग्नाइज हिज पोटेंशियल. दुनिया के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट, वो उसका पोटेंशियल नहीं पहचान पा रहे. तो ये जो हम अपने इर्द गिर्द आज भी देखते हैं. तो दूसरा उसकी लाइफ का जो एस्पेक्ट था, वो एक बड़ा, एक जिसको कहते हैं ना, वो सुहेल बड़ाइच कहता है खुला तेजाब जो है, तो वो बड़ा लोनली पसंद भी था और बड़ा महफिल में खुश भी होता था, तो एट द सेम टाइम. तो उसके बारे में जो है वो एक पैराग्राफ इसके अंदर और बड़ा इंटरेस्टिंग है. वो कहते हैं आइंस्टाइन अंडरस्टूड द कन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस इन हिज ओन सोल एंड सीम्ड टू थिंक इट वाज ट्रू फॉर ऑल पीपल. Man is at one and the same time a solitary being and a social being. He said his own desire for detachment conflicted with his desire for companionship, mirroring the struggle between his attraction and his aversion to fame. Using the jargon of psychoanalysis, the pioneering therapist Erik Erikson once pronounced of Einstein, a certain alternation of isolation and outgoingness seemed to have retained the character of a dynamic polarization. तो ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि at the end of the day he was a human being. तो हम जो भूल जाते हैं ऐसे लोगों की, जब स्टोरीज पढ़ते हैं तो उनकी लाइफ के वो एस्पेक्ट हम भूल जाते हैं जो उसमें होते हैं. तो जो आखिरी उसका जो प्रिंसटन में उसका टाइम गुजरा, प्रोबेबली दिस वाज द बेस्ट ऑफ हिज टाइम. फाइनेंशियली वेल ऑफ हो चुका था, फेम आ चुकी थी, स्टूडेंट्स उसको अप्रिशिएट करते थे, लोग मिलने आते थे, और वहाँ फिर उसके जो है ना वो बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के वाकयात होते थे, एंड ही यूज्ड टू एंजॉय इट. तो सबसे उसकी गली में एक बच्ची रहती थी
जो yes, बच्ची yes, शायद 7वीं या 8वीं जमात में थी, तो वो अपने अलजबरा के क्वेश्चन इसके पास ले आया करती थी, एंड ही गॉट वेरी गुड एसोसिएशन विद दैट चाइल्ड, और ये उसको समझाता भी था अलजबरा। कभी कभी उसको नहीं भी समझ आती थी, बट वो उसको सुना हुआ था कि ये आइंस्टाइन है, तो एंड शी वुड ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम कि ये आइंस्टाइन है। फिर उसकी बहुत सारी जो बातें मशहूर हुई वो प्रिंसटन से हुई कि उसने सॉक्स नहीं पहनी हुई, उसने ये नहीं किया हुआ, सो बाल नहीं- एवरीथिंग जो है वो उसका सारा जो एस्पेक्ट है वो। तो विल स्टॉप हेयर, और कोई क्वेश्चंस हों आप लोगों से, कुछ आप ऐड करना चाहें जो हमने मिस कर दिया हो। क्वेश्चंस तो करने की ज़रूरत नहीं है, हमसे ज़्यादा शायद आप लोग जानते हों, लेकिन कोई एनी पार्ट ऑफ हिज लाइफ, हिज डिस्कवरी जो आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हो, तो डू ब्रीफली टेल अस। Yes, what does Einstein mean to you हाँ। personally? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट डज आइंस्टाइन मीन टू यू। एवरीवन फॉर जॉइनिंग। हमने जो आज डिस्कशन किया है वो आइंस्टाइन की लाइफ के बारे में, उसकी साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में, उसकी पर्सनल स्ट्रगल्स के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि ही वाज अ सिंपल ह्यूमन बीइंग, एन इनोसेंट सोल, क्यूरियस, हम्बल, always looking for answers, always raising questions, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी उस लाइफ में कि उसने उन सारी कंस्ट्रेंट्स के बावजूद जो है ही अचीव्ड सो मच दैट जो है वो मैनी ऑफ द पीपल कुड नॉट डू डिस्पाइट हैविंग सो मैनी रिसोर्सेज। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट बुक। सो मैं ये हमेशा इनकरेज करता हूँ कि आप किसी भी डिसिप्लिन से हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो आप ये किताब ज़रूर पढ़ें, और ये आपको इंस्पायर करेगी टुवर्ड्स लर्निंग, towards knowledge, towards curiosity and humility and love of science. So that's actually something that we need in Pakistan. आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नवीद, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा समराइज कर दिया। एंड आई थिंक एक चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी बड़ी ज़रूरी होती है, और चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी के साथ ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारा मसला ये है कि वी हैव द टूल्स फॉर कम्युनिकेशन बट वी डोंट कम्युनिकेट। हम वो फ़ोन पे बैठ के इंस्टाग्राम पे 4 घंटे ज़ाया कर देंगे, लेकिन वी डोंट लर्न एनीथिंग। सो वी आर नॉट वायर्ड टू कम्युनिकेट। सो टूल्स ने हमें एक तरह से हमारी एबिलिटी टू कम्युनिकेट, टू शेयर थॉट्स, टू बिकम ओपन, वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी है। एंड आई थिंक वी नीड टू फाइट दिस इन आवरसेल्व्स एंड वी नीड टू फाइट दिस इन आवर चिल्ड्रन। सो थैंक यू वेरी मच नवीद। Thank you जी, बहुत थैंक यू ऑल फॉर कमिंग।